बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास शबीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकाबुल। आज के प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला मुअत्तल हुआ है, इस पर बात करेंगे। साथ साथ गंदम के हवाले से इस वक्त जो इंक्वायरी चल रही है और गंदम के मामले में पीछे क्या महरक़ात थे, तफसीली तौर पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम में हमें साथ ज्वाइन किया है, इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम साहब। थैंक यू मुज़म्मिल साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। गंदम स्कैंडल की बहुत सारी बातें हो रही हैं। बेसिकली ये कहाँ से गंदम स्कैंडल जो है ये खड़ा हुआ और इसके ज़िम्मेदार आपकी नज़र के अंदर कौन है? देखिए जी, इसकी ज़िम्मेदार जो है ना PDM 1, केयर टेकर और PDM 2, ये तीनों मिलाकर, और एक पीपल्स पार्टी से आप जानते होंगे कायम अली शाह साहब को, और उनके बेटे असद अली शाह प्रोफेशनल है, उनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो ज़मींदार भी हैं। उन्होंने ट्वीट की कि 3.5 मिलियन टन जो है गंदम इजाफी आई और 4 मिलियन टन इस साल जो है लोगों का नुकसान हो रहा है, जो फार्मर्स हैं, जो तो 750 अरब रुपए जो है 1000 रुपये फी मंथ पे जो है लोग नुकसान कर रहे हैं इसमें। तो 750 अरब। कल किसान इत्तेहाद वालों को देख रहा था तो उन्होंने तो 20,000 अरब गिनवा दिया। सही। और उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा जो है इम्पैक्ट है, इसका पूरा इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। अब ये सिलसिला होता कैसे है? अब ये सिलसिला ऐसे होता है कि अभी गंदम की फसल आई नहीं है और उस पर तखमीना लगा दिया कि जी मुल्क में अगले साल इतनी गंदम की ज़रूरत है। तो ये इसाक डार साहब के है, ये समरीज मूव करना शुरू की। आपको पता है इलेक्शन का मौसम था और इलेक्शन में सबको जो है पैसों की ज़रूरत भी होती है, तो और पैसे जो है बहुत सारे लोग जो इलेक्शन लड़ते हैं उनको लड़वाने वाले लगाते हैं। सही। तो फिर उनके भी घर भरने होते हैं। तो ये जो है पहले सूबाई हुकूमतों ने, और सूबाई हुकूमतों में जो सबसे बड़ा जिसे कहते हैं जो डिमांड डालता है, जिसकी सबसे बड़ी आबादी है, फिर दूसरे नंबर पे जिसकी बड़ी आबादी है, उन्होंने जो है अपना माहौल बनाया। और पंजाब ने जो है एक माहौल बनाया कि जी मुल्क में गंदम शॉर्ट है। वो चली गई ECC में। इसाक डार साहब ने जुलाई में पहली दफ़ा उस पर जो है ओके किया। फिर जो है वापस अगस्त 7 को, अब आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हो रही है 15 अगस्त को मेरे ख्याल से। 7 अगस्त को फिर समरी आती है कैबिनेट में, तो उसको उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने डेफर कर दिया। यानी कि वो सारी वर्किंग यहाँ सूबे से शुरू हुई, ECC पे आई, ECC ने अप्रूवल दिया, उसको वहाँ उन्होंने डेफर किया कि ये फैसला मैं नहीं लेता। वो फैसला काकड़ साहब ने ले लिया के। अब वो बेचारे कल से कलप रहे। आप देखो वो मतलब ऐसे लग रहा है कि सारे TV चैनल में वही बैठे हुए। मैंने तो कोई 8-10 प्रोग्राम देख लिए। वो कह रहे हैं मेरा क्या कसूर है, सूबे ने दिया है तो उसने दिया है। फिर कभी कहते हैं मैं ओनरशिप भी लेता हूँ, मैंने तो इस मुल्क के जो है गरीबों का भला कर दिया। अच्छा, ये उस वक्त लिया जब IMF ने आयन 1.2 अरब डॉलर हमारे अप्रूव किया। सही। अब इन्होंने देख लिया कि जी डॉलर आ रहे हैं, चमचम आ रही है, तो जो है क्यों ना इस चमचम से जो है ना रिमझिम शुरू करें। इन्होंने जो है ये काम डाल दिया। अच्छा, फिर एसेंशियल कमोडिटी, आपको पता है सेंसिटिव आइटम है, इमोशनल आइटम मैं तो कहूँगा कि इस पे जो है किसी को भी आप इमोशनल करके कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। सपोर्ट प्राइस को भी बढ़ा देते हैं किसान का नाम लेकर, फिर मेरे आपका नाम लेके, गरीब का नाम लेके, जी रोटी सस्ती करनी है उस पर। अब वो जो है वहाँ पे IMF भी कुछ नहीं बोल सका। तो कुल मिलाकर ये 3.5 मिलियन टन जो है ये 1 अरब डॉलर बना। जो पहली किस्त IMF की आई, मतलब पैर रगड़ रगड़ के हमने पैसे लिए, दुनिया से पैसे नहीं आ रहे, उसका हमने बेड़ा गर्क कर दिया। आज वो 4 मिलियन टन, 3.5 मिलियन टन वैसे की वैसी पड़ी हुई है। उसके अलावा पिछले साल का कैरी ओवर स्टॉक भी पड़ा। वो कह रहे हैं कि ख़राब भी हो रही है। ख़राब तो होनी है। वो तो एक सूबे की तो माशाल्लाह ख़राब से पहले चूहे खा जाते हैं, वो भी एक उनकी तारीख है। तो अब देखते हैं इस दफ़ा चूहे खाते हैं या कीड़े खाते हैं इसको, या हमें कीड़े वाली खिला दी जाती है। अभी कहा भी ये जा रहा है कि ये जो रमज़ान पैकेज दिया गया पंजाब में, उसमें कीड़े वाली गंदम लोगों को खिला दी है, यही वाली। तो ठीक है ना। तो अब ये जो है सिलसिला जब केयर टेकर के बाद, अब देखें मार्च में सिंध की फसल कट रही है और मार्च में इस वक्त मुल्क में दरामद हो रही थी। अच्छा, अब वो फरवरी में भी हुई, फरवरी में इलेक्शन हुए, मार्च में भी हुई। शहबाज शरीफ साहब, अब पता चला कि वो फूड मिनिस्ट्री के वो इंचार्ज भी वही थे एज अ वजीर आजम भी। अब वो जो है कि कभी इसको निकाल रहे हैं, कभी उसकी इंक्वायरी करा रहे हैं, कभी उसकी इंक्वायरी करा रहे हैं। ये तो सारा मामला एक तरफ रखते हैं ना, ये अब हो गया और इतना बड़ा नुकसान है। अब तो इंक्वायरी में पेश भी नहीं हो रहे लोग ना, वो कहाँ होने, अभी तो बस सर्कल घुमाना है। ये तो फिर एक जुडिशल कमीशन बना,
या पीटीआई जैसी हुकूमत आएगी तो ये काम सही होगा। और ये दबा बेशक सकते हैं अभी, मैं नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये दबेगी नहीं बात। इसमें फायदा उठाया है लोगों ने इस देखे ना, मुझे एक बताए ना, मिसाल देना कि इम्पोर्टेड लोकल गंदम जो है 4000 की कर दी और इम्पोर्टेड गंदम 2500 रुपये की पड़ी है। तो जिन्होंने मंगाई और इधर लोकल मार्केट में रेट इम्पोर्टेड गंदम रिलीज भी, लोकल गंदम रिलीज भी नहीं कर रहे, तो जिन्होंने 2500-3000 की मंगाई वो 4-4.5 में बेचे जा रहे थे, दिहाड़ी लगाए जा रहे थे। अब मेरा एक सवाल है आपसे, मैं सिर्फ एक सवाल आपके तवज्जो उठाना चाहता हूँ। केपी हुकूमत को 14% जो है शेयर मिलता है एनएफसी से, जो टैक्स होगा। पंजाब हुकूमत को 52% मिलता है। 14% वाला सूबा नकद गंदम उठा रहा है और जो 52% वाला है वो कर्ज लेकर उठाता है। तो पैसे जाते क्या? 3000 अरब से ऊपर पंजाब का बजट होता है और केपी हुकूमत का 900,000 अरब रुपये होता है। तो एक उनके पास पैसे कहाँ गए? कह रहे हैं जी कर्ज लेना पड़ रहा है, कर्ज लेना पड़ रहा है। तो हमें बोलते थे ये दिवालिया सूबा है, दिवालिया तो असल में ये है। दूसरी बात, इतना बड़ा सूबा है आपका, पूरे मुल्क की गंदम पैदा करता है। आज भी जो है पता नहीं कितने फीसद, कोई कहता है 50, कोई कहता है 70, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता। ये अभी भी गोदाम या तो किराए पे लेते हैं या ओपन उस पे रखते हैं आसमान में। केपी के पास शेल्टर वाले गोदाम है अपने, ना किराए पे लेंगे हम, अपने गोदामों में रखेंगे। तो हमने अपने गोदाम बनाए हुए। तो ये इन्होंने आज 18वीं तरमीम करते थे, इतने नारे लगाते थे, इन्होंने किया आज तक इस काम, इस एग्रीकल्चर उसमें अभी भी इनके पास गोडाउन्स वगैरह नहीं है। बस वो जो है वो एक जो है ना गुलबर्ग चौक मिली हुई है लाहौर की, और एक वो नहर वाली रोड, उसमें कभी नीली लाइटें लगा देते हैं, कभी पीली लाइटें लगा देते हैं, कभी ग्रीन लाइटें लगा देते हैं। ब्यूटीफुल लाहौर करके जो है वो पिछले 10 साल से जो उसी को उसमें बजट इतने प्रोजेक्ट भी उन्होंने तो अनाउंस किए हैं, पता नहीं ट्रेनों के भी, इंटरनेट, बहुत सारे प्रोजेक्ट अनाउंस किए, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। मैं यही तो कह रहा हूँ। अब हमारा जैसा सूबा है, गरीब सूबा है, जब से ये नई हुकूमत आई है अली अमीन की, पहली रमजान से सेहत कार्ड जारी कर दिया यूनिवर्सल। जो केपी का बाशिंदा है उसकी 10 लाख रुपए की सेहत कार्ड की लिमिट है। पहले 1.5 महीने में हम 10 अरब रुपए जारी कर चुके हैं, 10 अरब रुपए। दूसरी बात, सबसे गरीब सूबा है, 10,000 रुपये कैश रमजान पैकेज दिया। पंजाब बहुत बड़ा, हम तो सुनते बड़ा अमीर सूबा, बड़ा जराए वाला, ये वो, 3,500 रुपये की तस्वीर वाली थैली वाला, जिसमें अल्लाह जाने सामान भी पता नहीं, कोई कहता कीड़े वाला था, चले अच्छा ही समझ लें, अच्छा ही होगा, बदगुमानी नहीं करते। 3,500 रुपये और केपी 10,000 रुपये फी बंदा दे रहा है। सेहत कार्ड पूरी सेहत फ्री। वो अब दिखा रहे हैं कि मोटर बाइकें जो है फ्री दवाइयाँ लेके जा रही हैं। ओ भाई फ्री दवाइयाँ तो वहाँ पे आए ज़रा उधर देखें, वहाँ इलाज के साथ, सर्जरी के साथ दवाइयाँ भी फ्री हैं, और अपने मर्जी के हॉस्पिटल से कराएं। सरकारी से कराना सरकारी से कराएं, प्राइवेट से कराएं। और वो जी दिखा रहे हैं जी वो टिकटॉक बन रही है, ये बन रही है, वो बन रही है। तो ये है तर्ज हुकूमत। सेनेटर अफनानुल्लाह से क्या आपकी कोई इल्ज़ाम आप पर लगाया, बड़ा मैं तो खुद हैरान हुआ। देखिए जी, मैं ना उनसे कभी ज़िंदगी में ज़ाती तौर पे नहीं मिला। जैसे आपसे मुलाकातें रहती हैं फ़ोन पे, बल्कि उनसे कभी फ़ोन पे भी बात नहीं हुई। कभी कोई मतलब कोई सोशल मीडिया के जो मैसेंजर होते हैं उसमें भी कभी बात नहीं हुई। कभी आमना सामना नहीं हुआ ज़िंदगी में। जब ये गंदम पे सारे आर्गूमेंट जो मैंने अभी आपके साथ दिए, जब दे दिए, तो वो जब उनके पास कोई जवाब नहीं था, एंड में उन्होंने कहा इस शख्स से तो जो पैसे दो बुलवा दो। आप सोचें कि पीटीआई का एडवाइज़र फाइनेंस, जो पीटीआई हुकूमत का पहले जब हुकूमत थी उसका तर्जुमान, वो जो है अफनान से पैसे लेकर जो है बोलेगा। तो उन्होंने ये इल्ज़ाम बड़ा घटिया लगा। अच्छा, मैं ना इस तरह का आदमी नहीं हूँ कि उसको ज़ाती दुश्मनी पे ले जाऊँ या दिल पे ले जाऊँ। मैं उनको मौका प्रोवाइड करूँगा अब इंशाल्लाह ताला कि वो अगर मैंने जो उनसे पैसे मांगे हैं ना, मुझे एक्सपोज करें सबूत के साथ। तो मैं उनको मौका दूंगा। और उसके अलावा उसके बाद भी जो है ना, मेरी उनकी कोई तलखी नहीं होगी। अच्छा, ये मैं एज अ पीटीआई और एज अ नून लीग नहीं करूंगा। एक पाकिस्तानी शहरी और दूसरे शहरी ने जो उस पर इल्ज़ाम लगाया, उस पर जो है मैं उनसे कहूँगा कि आप इसको मुझे एक्सपोज कर रहे हैं तो सबूत के साथ करें, ताकि जो है कौम को मेरा चेहरा भी नजर आए, वरना फिर आप जो है तैयार रहें उसके लिए। तो ये उन्होंने एक टिपिकल स्टैंडर्ड है। और जो है मैं तो खैर आप लोगों के सामने जो है हूँ 20 साल से जी, आप लोगों के अंदर से जो है ना सियासत में आया हूँ, सियासत से आप लोगों की तरफ नहीं आया। वो तो अपने वाले साहब की, मतलब उन्होंने जो है उनके वाले साहब, अल्लाह मरहूम उनको जन्नत नसीब करे,
वो तो उनका कंपनसेशन में जो है वो सियासत में आए हैं। बड़ा डिफरेंस है जी, वो तो बड़े। तो वो उसके अलावा उनके बेचने को कुछ है नहीं, तो इस तरह के काम ही करेंगे ना वो। सर, आज की जो सबसे बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला है वो मुअत्तल कर दिया है। अब आप पॉलिटिकल सिनेरियो क्या देख रहे हैं? अब क्योंकि अभी तो आगे हेयरिंग भी होनी है, लेकिन इनिशियल सर पहले तो मैं अल्लाह ताला का निहायत शुक्र अदा करूँगा, और जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। और ये यहाँ पे इमरान खान का ईमान जो है वो जो है सामने आ गया। मैं ख़ुद खान साहब से 3 हफ्ते पहले मिला, और 3 हफ्ते पहले आपको पता है हर रोज़ लम्हा ब लम्हा सिचुएशन, वो उन्होंने पहली शक्ल देखते बोला ये जंग हम जीत गए हैं। और उन्होंने 6 निकाती, आपको याद होगा, काजी फायजी साहब को ख़त लिखा था, वो उस मीटिंग में मैं जिसमें था उसमें उन्होंने लिखवाया था ये खत, और जिसमें ये नुक्ता था मखसूस नशिस्तों का हमारा हक वापस करो। और ही टोल्ड अस कि ये जो है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट सुनेगी ये रुक नहीं सकता फैसला, और आज उसके शवाहिद मिल गए। और जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, मैं तो समझता हूँ कि ये तो मॉरल क्वेश्चन भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, टेक्निकली तौर पे आपने मजाक भी उड़ाया इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन को एक मिसाल दी उन्होंने कि फ़र्ज़ करेंगे 207 सीटों पे इलेक्शन होता है, 7 सीटें पार्टी वाले जीते और 200 आज़ाद जीत जाते हैं। तो वो जो 7 सीटें पार्टी वाली जीती हैं उनके सारों की, जो 200 जो जीते उनकी सारों की रिजर्व उसको मिल जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी ऐसा ही है। तो उस पर पूरा जो है जो रिपोर्टिंग हुई है कि पूरा हॉल हंसा। तो उन्होंने, जस्टिस साहब ने कहा ये आपका जवाब है। तो ये जो है मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन, और ये तो छोड़ें, जो ले रहे थे उनकी मोरल मतलब अथॉरिटी पे मतलब सवाल होता है। इसमें तो अभी मौलाना जिस तरह भी बात कर रहे थे कि वो इलेक्शन को रिग कह रहे हैं सारा कुछ, वो भी केपी में जो है मतलब कोई 7 सीटें जीत के 10 सीटें मांग रहे, 10 सीटें ये उनको मिलनी थी मखसूस। तो मतलब वो वहाँ पे जहाँ पे जो है जलेबी मिल रही है उसको खा रहे हैं, और जहाँ पे जलेबी नहीं मिल रही वहाँ पे तो ये तो काकड़ साहब ने भी हनीफ अब्बासी को बड़ा क्लियर वो तो देखे ना, ये तो अल्लाह का शुक्र है, ये तो आप लोग वो है खुद गवाह इसके ना। और अब वो काकड़ साहब ने भी हल्का आंच में जो है उनको बोल दिया कि अगर ज्यादा बात खोली तो फिर बात कहीं और जाएगी। उन्होंने प्रोसेस ही मशकूक 47 और 45 को अब वो मुकर भी गए कल। उन्होंने कहा नहीं ऐसे मैंने कोई बात नहीं की। तो उनको किसी ने बोला होगा कि हौला हल्ला खेलो ना आपस में, क्या जरूरत है। तो इसीलिए तो ये बात करें कि ये जो है मौजूदा हुकूमत इस गंदम क्राइसिस को जो है इंक्वायरी पाए तकमील तक नाम लेते किसी का ना, हमनी न काकड़ साहब का लेते हैं, ना वजीर आजम साहब का लेते हैं, ना डार साहब का लेते हैं, ना हम किसी सेक्रेटरी का लेते हैं, ना मोहसिन नकवी साहब का नाम लेते हैं। यही 5-6 बड़े थे ना ऊपर उस वक्त भी थे। ये तो हम जैसे कहा जाता है कि PDM 1 से PDM 2 सारा कुछ तसलसल है, लेकिन ये चीज़ अब इनके होते हुए प्रॉपर इंक्वायरी नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या फ़र्क पड़ेगा? आप क्या समझते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट, अभी तो हेयरिंग होनी है, अभी तो इनिशियल स्टेजेस। देखिए सबसे पहले तो हेयरिंग में एक चीज़ तो तय हो गई ना, अब हेयरिंग ये होनी है कि ये सीटें किसी को ना मिले या PTI को मिले। सही, ये तो तय हो गया आज के फैसले से कि ये उनको नहीं मिल सकती। उनको नहीं मिली तो फिर मुअत्तल हो गई ना। तो ये सारा जो अब इसके बाद पहली चेन क्या होगी? पहली चेन होगी कि सेनेट के इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन पे अगली पिटीशन लगेगी, उस पर हेयरिंग होगी। टेक्निकली तौर पे हो सकता है कि मखसूस नशिस्तों के हिसाब से उतनी सीटें कम कर दी जाए सेनेट में भी, और वो PTI नॉमिनीज दे दें। हो सकता है कि कल अदम करार दे दिए सेनेट के इलेक्शन। फिर जो है उससे बड़ा इलेक्शन होता है सदारती इलेक्शन। सदारती इलेक्शन तमाम इलेक्टोरल वोट देते हैं, ठीक है ना, जिसमें मखसूस नशिस्तें 90 थी। उस पर फर्क पड़ेगा। 90 सीटें उधर से निकली इधर आ गई ना, तो वो आ गई, फिर वो सेनेट की आ गई। पंजाब सारी मखसूस 90 मिला के KP इधर उधर सारी मिलाकर, तो वो इलेक्टोरल कॉलेज जो जरदारी साहब, क्योंकि उस वक्त ये कह रहे थे कि अगर हमें मखसूस नशिस्तें मिल जाएं तो PTI के जो वोट जो है वो अकेले जो है सारों के बराबर है। सही, ठीक है ना। तो वहां पे एक बड़ी मसला आएगा। अब उस पर क्या होता है? उससे बड़ा जो सरप्राइज है ना सर, वो है पंजाब। पंजाब में पहले तो मखसूस वापस आएंगी तो तकरीबन उनकी 40-50, जो 200 का अददी नंबर था वो नीचे उतरेगा। अगर कोई 10-12 ट्रिब्यूनल के फैसले आ गए, जो आपको पता है वहां पे उन्होंने हाई कोर्ट के जज ने जो है जज भी बढ़ाने के 10 जजों के नाम दिए, जो सुना इलेक्शन कमीशन उसमें भी अपनी पसंद, मतलब इलेक्शन कमीशन जजों में कैसे पिक एंड चूज कर सकता है?
ये कैसे हो सकता है, ये उनका काम ही नहीं है। तो वो 10 जज लग गए और ज़्यादा नहीं 10-15 सीटों का गेम। वैसे तो हम 100 से ज़्यादा वहाँ पे क्लेम है हमारा। 15 सीटों में पंजाब हुकूमत जो टिकटॉक हुकूमत है ना, खत्म, वो भी मतलब ख़तरे में आ जाएगी। तो वो इंशाल्लाह ताला ये किसी से मांग के नहीं लिया, कानूनी जंग लड़के, आइन को सामने रख के, और जो है उसकी आइन की बालादस्ती। इस दफ़ा ये नहीं हुआ कि प्लेटलेट्स कम करके या कोई और चीज़ करके या हाथ जोड़ के या पैर जोड़ के या जो ये जिस तरह करके जैसे इलेक्शन से पहले सपोर्ट प्राइस बढ़ा के, ये वाला काम नहीं हुआ। इस दफ़ा जो है ना बाकायदा कानून की जिसे कहते हैं और आइन की, इमरान खान साहब कहते हैं ना रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, उस रूल ऑफ लॉ की रूह से जो है ये सारा कुछ होगा। वफाक आपको पैसे नहीं दे रहा तो कैसे आपका सिस्टम चल रहा है और उसके लिए क्या कोशिशें हो रही हैं? कोई बातचीत भी हो रही है अली अमीन साहब की किसी कॉर्नर के अंदर, क्योंकि जो उनकी तकारीर हैं वो तो बड़ी सख्त हैं इस वक्त? देखिए, दो चीज़ें, एक चीज़ है ऑफिस, सीएम ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। सीएम ऑफिस जो है ना, अली अमीन एज ए सीएम, दो ऑफिस को रिलेशनशिप को कायम रखना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह भी हमारी एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी आज से 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले। एपेक्स कमेटी की मीटिंग में आपको पता है फौजी की आदत एक तरफ होती है और दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल और उसकी ब्यूरोक्रेसी। माशाल्लाह ज़बरदस्त हुई, मैं उसका पार्टिसिपेंट था। अच्छा। और 5 घंटे मीटिंग हुई जिसपे सूबे के मसाइल, माली मसाइल, सिक्योरिटी, कैसे उसको बेहतर करना है, ये रिलेशनशिप होना चाहिए। एक दूसरे को सुनना चाहिए, एक दूसरे को बताना चाहिए। उन्होंने जो वो ग्राउंड पे उन्होंने हमें बताया, हम जो उनकी हेल्प कर सकते हैं, कहाँ पे हम मावनत कर सकते हैं, वो हमारी मावनत कर सकते हैं, ये हुई। अब इसको कोई इशू बना ले तो उसका दिमागी मसला है। इस मीटिंग के अंदर कोई आपको पॉलिटिकल इख्तिलाफ नजर नहीं आ रहा था? नहीं, पॉलिटिकली मीटिंग ही नहीं थी ना, मेरा लोग मतलब उसको पॉलिटिकल कर देते हैं ना। इख्तिलाफ नजर नहीं आ रहा था। नहीं, मतलब वो बताते थे कि यहाँ ये हुआ है। हमारे होम डिपार्टमेंट ने प्रेजेंटेशन दी 18-20 एजेंडे के, किस तरीके से जो है लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना है, किस तरीके से रेवेन्यूज को बेहतर करना है, कौन से पॉकेट ऐसे हैं जिससे चीज़ें हालात ख़राब होते हैं। वो एक एक चीज़ डिस्कस हुई वहाँ पे। सही। वहाँ पे ये डिस्कस नहीं हुआ कि जो है वजारत किसको देनी है या गवर्नर किसको बनाना है, जो ये लोग करते हैं डिक्की में जाके, ठीक है ना। तो ये एक रिलेशनशिप है। इसी तरीके से एक रिलेशनशिप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का और सीएम ऑफिस का है। जो रूल ऑफ बिजनेस है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, इंटर प्रोविंशियल कमेटीज हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो डिस्प्यूट चल रहे हैं हमारे, जो वो अगर उसमें नहीं मिलेंगे बात नहीं। अब ये जो है नून लीग वाले और पीडीएम वाले जी आगे मांगने, और यार आपके अब्बा के पैसे मांगने आ गए। अब दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने, अच्छा बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने ताउन की यकीन दहानी कराई। एक बात ये भी बोलूँ कि उसके हफ्ते 10 दिनों में फेडरल ब्यूरोक्रेसी ने हमसे चीज़ें पूछी कि आपकी क्या है, बताए, रिकन्सिलेशन करते हैं। सही। अब वो हल हो ना हो, वो एक अलग चैप्टर है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब उठ के सिंध जाते हैं अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए। मुराद अली शाह साहब को कहते हैं आपको 150 बसें वफाक प्रोवाइड करेगा, आपके जो अभी आप जो सैलाब में जो घर टूटे थे वो उसके हम पैसे देंगे। मतलब आप उधर जो है मतलब बिन मांगे आप जो है निछावर कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके इत्तेहादी हैं। और एक आप मुल्क के जो एक सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, उसको आप पसमानदा रखने की कोशिश करें, सिर्फ इसलिए कि आपकी हुकूमत नहीं है या आपको उन्होंने वोट नहीं दिया। वो इलेक्शन से पहले बोला था ये लोग बेवकूफ़ हैं, ऐसे ऐसे अल्फाज बोले थे। फिर अभी जो है रिसेंटली बोल दिया कि चेक पोस्ट बॉर्डर पे नहीं, हमारे सूबे के ऊपर लगाओ। सही। तो इस तरह की नफरत अंगेज बातें की, तो ये डिजर्व करते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं 47 वाले। अभी भी मिसकम्युनिकेशन यानी चल रही है, कहीं पर अंडरस्टैंडिंग बनेगी? आप समझते हैं कि ये जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, ये ख़त्म होगा कहीं पर जाके? देखें, मैं समझता हूँ जो टेक्निकल मसाइल हैं, जैसे एक ऑफिस के दूसरे ऑफिस, वो एक दूसरे की बातें कम्युनिकेट हो रही हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी जा रही हैं, लेकिन वो दिल बड़ा नहीं कर रहे। उनको डर लग रहा है कि पैसे जाएंगे तो वहाँ पे अभी सेहत कार्ड की तरह और कुछ हो जाएगा, तो हम और छोटे लगेंगे, बोने लगेंगे। सही। एक तरफ पंजाब है, अब देखें ना, पंजाब उधार में भी गंदम नहीं खरीदने की हिम्मत हो रही, केपी जो है कैश पे खरीद रहा है। पंजाब जो है वो स्कूटर की तीसरी डिक्की में जो है वो दवाइयाँ लेके उसकी तस्वीरें बना रहे, और केपी ने पूरे अस्पताल के मुंह खोल दिए, जाओ भाई जिससे इलाज कराने कराए जाके। तो अगर ये और पैसे आ गए तो पता नहीं हम और कुछ ना कर जाए।
तो वो जो है कारकर्दगी से डरते हैं, फिर बाकी कोशिश करते हैं। अब देखें ना, हमारी डोनर्स कॉन्फ्रेंस, शहबाज शरीफ साहब आज भी सऊदी अरब है, अल्लाह ताला खैर करे, पैसे मिल जाए, ठीक है ना। ये जो दौरा है इससे पहले भी किया है इन्होंने। हाँ, अब हमने जो है डोनर्स कॉन्फ्रेंस की है 4 हफ्ते पहले। वाहिद सूबा है जिसने इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस की पिशावर में, जिसको कहते हैं कि जी बड़ा लॉ एंड ऑर्डर वाला सूबा है और ये है वो है। 18 दुनिया के बड़े बैंकिंग इदारे, वर्ल्ड बैंक, ADB, EU, USAID, डिफेट, इस तरह के इदारे वहाँ पे उनके सरबराहान, मतलब जो पाकिस्तान को हेड कर रहे हैं या रीजन को हेड कर रहे हैं, वो वहाँ हैं। हमने उनको जो है 3 जगहों के प्रोजेक्ट्स दिखाए, फाटा के, दीर के और चतराल के, $1.8 बिलियन की प्लेजेस दे करके। अच्छा, 1.8 करें ना कंपैरिजन, क्यों नहीं? पंजाब ने क्या किया अभी तक, कितने पैसे अट्रैक्ट किए? ये $1.8 बिलियन पहले वफाकी हुकूमत को जाएंगे, वो डॉलर रखेंगे, हमें उसके रुपए देंगे। आप तो बता भी रहे हैं कि आप लोग ये करें। बीइंग अ इकोनॉमिस्ट, आप बताएं कि पंजाब की क्या सूरत हाल है, पंजाब में क्या हो रहा है? सर देखिए, अभी तो वो इंशाल्लाह ताला आपको जब नया बजट आएगा ना, पिछले साल के एक टारगेट देती है हुकूमत ना हर सूबे को, कि उसने कितने जो है सरप्लस, खसारा नहीं सरप्लस देना है। सबसे बड़ा जो है ना 50% जो है ना सरप्लस पंजाब ने देना है। अभी जो 9 माह के नंबर आए ना, उसमें पंजाब जो है ना अपने हदफ का 40% भी नहीं पहुंचा। सही। सिर्फ KP और बलूचिस्तान 100% से ज्यादा हदफ अचीव कर चुका है, और KP पूरे 100%। तो ये जो पाकिस्तान की जो माशी जो टांग खींच रहा है ना, ये 2 सूबे खींच रहे हैं। ये दड़ पैसे लगाए जा रहे हैं, ऊपर से कर्ज लिए जा रहे हैं, $1 अरब। वैसे आपके सामने गंदम की मिसाल है। तो इनको कोई मतलब, बस जो इनका वही पुराना स्टाइल है तर्ज हुकूमत का, उसी स्टाइल से चल रहा है। ये तासुर मुजम्मिल साहब क्यों इतना सामने आता है कि आप लोगों के एस्टेब्लिशमेंट से बड़े हालात ख़राब हैं, आप बड़े खिलाफ हैं, वो आपके बड़े खिलाफ हैं? ऐसा कुछ है? आप तो खुद एक बहुत अहम पोजीशन के ऊपर हैं इस वक्त। मैंने आपको बता दिया, हमारी एपेक्स कमेटी की मीटिंग, उसके अलावा भी प्रोफेशनली मीटिंग हुई। उसके अलावा देखें, एक KP हुकूमत की मिसाल ले लेता हूँ। KP हुकूमत वाहिद सूबा ऐसा कि जिसमें जो है सूबा और जो है वहाँ की जो कोर है वो साइड बाय साइड काम करती है। बिकॉज क्योंकि फाटा मर्ज हुआ, लॉ एंड ऑर्डर, पाकिस्तान सारे बॉर्डर्स, तो वहाँ पे जो है सूबे के बाकायदा बजट से भी वहाँ पे जो है फौज डेवलपमेंट करती है, और वो ऑनगोइंग रिलेशनशिप है। जब उससे पहले केयर टेकर थी, केयर टेकर के साथ था, PTI उससे पहले थी, PTI के साथ था, अब वापस PTI आ गई, वो ऑनगोइंग है। तो प्रॉब्लम तो है ही नहीं। सही। वो कुछ 2-4 चीज़ों का इख्तलाफ है, वो लीडरशिप का है, ये है वो है। उसको इदारे को बीच में डाल देना, बीच में वो कर देना, और उस पे कि जी वाह वाह वैसे तो यूँ बोलते हैं, और फिर अब क्या आप काम करना छोड़ दें इस मुल्क के लिए। तो ये जो है, जो इसमें मुनाफकत करते हैं अपने सियासी गेन के लिए, ये नहीं करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इदारे को भी हमारे साथ जो है वर्किंग रिलेशनशिप रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर मच मोर कंफर्टेबल। और जितना हम जो है उनकी मतलब जो चीज़ें वो जब बताते हैं और उसको हम समझते हैं लॉ एंड ऑर्डर उसमें, तो वो जो है शायद ये लोग तो अपनी ब्लैकमेलिंग करते रहते हैं। कभी किसी को सदर बनाना है, कभी किसी को गवर्नर बनाना है। अब आप सोचें ना, 54 सीटों वाले को जो है पता नहीं 2 गवर्नर दे दिए, 2 सूबे दे दिए, सदर दे दिए, स्पीकर दे दिए, ये दे दिए। एक तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। ठीक है ना, इनका तो अभी तक ये बंदर बाटी का गेम खत्म नहीं हो रहा, और हम इधर पाकिस्तान के लिए $1.8 बिलियन ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन के हवाले से बड़ा क्योस है वहाँ पर, बुक्स नहीं मिल रही, सिलेबस का ये सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, इसमें क्या हकीकत क्या है इसकी सर? और ये भी कहते हैं कि 13 साल से हुकूमत इनकी है, अभी तक ये मसले नहीं ख़त्म हो रहे वहाँ पर। सर मुझे एक बात बता, पिछले साल 5 करोड़ 60 लाख किताबें छाप के दी गई फ्री, 13 अरब रुपए की, यानी कि महीने की 1 अरब रुपए की फ्री किताब बांट की। 1 अरब रुपए की हम फ्री मेडिसिन देते हैं और 1 अरब रुपए की फ्री किताबें देते हैं। इस साल हमने उसको कम करके 3 करोड़ 60 लाख कर दिए, और एक हम पॉलिसी लाए कि पिछले साल की रीयूज करें। अब पाकिस्तान
अब हम वो छोड़ दें। बचपन में हमारे घरों में, आपके घरों में हमने देखा होता था, माचिस की तीली बचाने के लिए सुई गैस इतनी सस्ती होती थी, गैस चली रहती थी। इसी तरह ही है। ठीक है ना। पानी इतना आता था कि नल बंद, वो नल लीक होता था तो सालों साल नल चेंज नहीं कराते थे, उसके कपड़ा बांधते कि यार नल कौन ले, 100-200 का पानी तो मुफ्त का है ना। सही। ठीक है ना। आज पानी की कीमत है, गैस की कीमत है। इसी तरीके से अब कागज़ की कीमत भी हो गई। हम बचपन में पढ़ते थे, किताब खरीदते थे, अगले साल रद्दी वाला ले जाता था, वो उसमें चने छोले ये बंद और पैसे भी देता था। हाँ, तो अब हमने इस साल केपी में बजट जो है 13 अरब से 8.5 अरब बजट काटा नहीं था, ये बोला था कि किताबों को रीयूज करें और 1,80,00,000 किताबें रिसाइकल हुई। पिछले साल की किताबें रीयूज हुई हैं। और अभी मैंने उस दिन मीटिंग की है, उसमें मैंने बोला है कि कानून बना दे, जो स्कूल की किताबें रद्दी में बेचेगा और खरीदेगा उसकी सजा डालें। सही। अब ये क्या अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है? अच्छी बात है। तो ये मतलब अब तो डिजिटल दौर आ गया है। आपके सामने पहले अखबार बिकती थी, आज अखबारें कितनी बिकती है, सब हम मीडिया पे अब उसमें सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। सही। अब हमें चेंज करने पड़ेंगे, रूल्स ऑफ द गेम चेंज करने पड़ेंगे। और केपी ने लीड ली वहाँ पे भी। बताएं ना किसी और सूबे ने पिछले साल की किताबें रीयूज की हैं, क्योंकि ठेके जाते हैं ना, काम जाता है मार्केट में, पूरा प्राइवेट सेक्टर छपाई करता है, कितनी जा रही है कितनी नहीं जा रही है। अगर इसको रैशनलाइज कर रहे हैं और वही पैसों से जो है एजुकेशन भी फ्री कर रहे हैं। अभी इस बजट में हम सारी जो प्राइमरी स्कूल्स और इनसे जो छोटी छोटी भी पैसे लेते थे वो ख़त्म कर रहे हैं, स्कॉलरशिप्स बढ़ा रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है? सही। अब वो लिखने वाले जो भी लिखें, उनकी अपनी अपनी समझ की बात है। मैं हुसैन फैसल साहब की तरफ जाता हूँ। हुसैन साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट का एक इनिशियल ऑर्डर आया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, इस पर ज़रा कमेंट करिएगा। देखिए, बात यह है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो होल्ड कर ली थी इलेक्शन कमीशन ने जी। उसके बाद सुप्रीम हाई कोर्ट ने, पेशावर हाई कोर्ट ने भी उसको एंडोर्स किया। गालिबन बड़ा बेंच इसमें बना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ऑर्डर पेशावर हाई कोर्ट का सस्पेंड किया है, इसकी कोई एफिकेसी नहीं है। या तो वो मखसूस नशिस्तें किसी पार्टी को मिल गई होती तो ये सस्पेंड करते, तो इसका मतलब है कि रोक दें। सही। लेकिन कुछ रिलीफ तो किसी को मिला नहीं था। वो इसका मतलब ये है कि उन्होंने ऑप्टिक्स के लिए ऐसा ऑर्डर पास कर दिया, इसकी कोई एफिकेसी नहीं है। अदरवाइज जिस वक्त फाइनल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट की आएगी तो तभी मतलब कि कोई राय कायम होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया और क्या उसकी मंशा है और क्या मंतक है उसकी। सर, जिन्होंने हलफ ले लिया, अभी आपने बिल्कुल सही आपने कहा कि तो इनिशियल है, तो बाकी अब आपको क्या नजर आ रहा है, ये कैसा ऑर्डर होगा आगे हेयरिंग के अंदर जाकर? और जिन्होंने हलफ ले लिया है, जो प्रोसीजर सारा हो चुका है, अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा ऑर्डर देती है तो इस प्रोसीजर का क्या होगा सर? देखिए, बात सुने, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर देती है कि सीटें वापस करनी है, सपोज, तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन में सारे रास्ते हमवार हो जाएंगे। वो कोई ऐसा इशू नहीं है। वो चीजें जो हैं वो बैकवर्ड स्पिन करनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी आप कोई ऐसी चीज प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर पास करेगी। हमारे यहाँ जब ये इंटरम मेजर्स या इंटरम रिलीफ की एप्लीकेशंस आती हैं तो इंटरम रिलीफ एक पार्टी को मिलता है, फाइनल वर्डिक्ट दूसरी पार्टी के हाथ में हो जाती है। तो ये हमारे रोजमर्रा का काम है। लेकिन अदरवाइज मुझे जो फील होता है वो ये होता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए, कुछ चीजें पैसिफाई करने के लिए या किसी को कोई पैगाम देने के लिए कि ये चीजें किस तरफ जा रही हैं, अदरवाइज इसकी कोई एफिकेसी मेरी नजर में नहीं है। ये ऑर्डर ना भी होता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अली बुखारी साहब। देखिए जी, मैं हुसैन मुफ्ती साहब के जो उनकी व्यू है उससे इख्तिलाफ करता हूँ जी। एक्चुअली पिटीशन हमारी थी और उसमें हमने एक CMA में ये रिलीफ मांगा था कि जो ऑर्डर ECP ने फाइल किया और उसके बाद ECP के बाद जो अनाउंस किया पेशावर हाई कोर्ट ने, सो इसको सस्पेंड किया जाए। सो अल्टीमेटली वो सस्पेंड हुआ। सो मीनिंग बाय कि ये हमारी प्रेयर के मुताबिक हुआ, ना कि उन्होंने खुद अपने पास से दे दिया। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये है कि इस पर प्रॉपर आर्गूमेंट्स हुए, इस पर लीव ग्रांट की गई। उसके बाद जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उनको बुलाया गया और उनके पूरे दलाइल आज सुने गए। मैं भी कोर्ट में था। और उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि जी ये फॉर टाइम बीइंग आप जिस तरह मर्जी इसको एंगल से आप इसको पढ़ लें, क्योंकि अभी रिटर्न उस तरह आया नहीं, लेकिन जो
पब्लिकली ओपन कोर्ट में अनाउंस हुआ, उसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जी जो ऑर्डर ईसीपी ने किया और उसके बाद जो पेशावर हाई कोर्ट ने किया, वो दोनों ऑर्डर जो है सस्पेंड कर दिए गए। मीनिंग बाय कि जो इशू है बेसिकली वो है आपकी रिजर्व सीट्स का। जी, रिजर्व सीट्स किन की है? ख्वातीन की और आपकी अकलीतों की, माइनॉरिटीज़ की। सही। अब वो होना कैसे है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक? वो होना है आपकी जो नुमाइंदगी असेंबली में लोगों ने इलेक्ट करके भेजी है, सिलेक्ट करके नहीं, जो इलेक्शन लड़के जीत के बैठे हैं उनकी मुनासबत से उनको सीट्स मिलनी है। सही। अब उन सीट्स के ऊपर बड़ा इजी फार्मूला ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है अपना वाजपेयी। अब आपने उसके अंदर उस मुतनासिब नुमाइंदगी जो आपकी जीत के आई हुई है, इलेक्शन कंटेस्ट करके आई हुई है और फेयर तरीके से, फेयर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन से आई हुई है, उसकी मुनासबत से आपने स्पेशल सीट्स देनी है। उन्होंने आगे से सेनेट के नुमाइंदे इलेक्ट करने हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को वोट दे के इलेक्ट करना है। सो द इंफ्रास्ट्रक्चर सारे का सारा जो बेस कर रहा है, वो सारे के सारा जो इक्वेशंस हैं, जो सारे की सारी आपकी अभी तक जो एक मोनोपोली बनी हुई है, वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो गई। हाउ? फॉर एग्जांपल पेशावर से ऑलमोस्ट 9 सीट्स बनती हैं जी, पीटीआई के हवाले से बात करूँ, सुन्नी तहरीक की बात करता हूँ। अब पंजाब की सीट्स पे अगर हम चले जाएंगे और हमें वो सीट्स मिल जाती हैं तो वो आपकी 7 से 8 सीटों से ऊपर चली जाएगी। सेनेट की बात करूँ, सेनेट के हवाले से सिंध में भी आपको एक सीट मिलने की तवक्को हो जाएगी। सो आपकी इक्वेशन तो डिस्टर्ब हो गई, आपका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो अंडर क्वेश्चन हो गया, आपके सेनेट के इलेक्शन तो अंडर क्वेश्चन हो गए। अब उसके बाद यह है कि आप पंजाब में चले जाते हैं। पंजाब में इनफैक्ट 107 से ज़्यादा सीट्स पीटीआई की हैं जो सुन्नी तहरीक के साथ हैं, अभी सुन्नी इत्तेहाद की। अब जब वहाँ पर आपकी ये 23-24 सीट्स ऐड कर देते हैं इसके अंदर, तो इक्वेशन कहाँ चली जाती है? उसके बाद माइनॉरिटीज़ की सीट ऐड करते हैं, इक्वेशन कहाँ जाती है? नेशनल असेंबली के अंदर आपकी जब नुमाइंदगी, वैसे तो हमारी सीट्स 180 प्लस चलती हैं, जिसमें हमारी सीट्स भी शामिल हैं इस्लामाबाद के हवाले से फॉर्म 45 वाली भी, लेकिन उसके खाली में अभी जो प्रेजेंट आपके 92 ऑलमोस्ट 92-93 मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली बनते हैं, इनकी मुनासबत से लेके चला जाऊँ तो वहाँ भी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, 23-24 सीट्स पे चली जाएगी। सो ये सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही चेंज होना पड़ेगा इस एक ऑर्डर की वजह से, क्योंकि आपका ये ऑर्डर जो है ये इस ऑर्डर बेस कर रहा है। बेसिकली हमारा ग्रीवेंसेस क्या था कि भाई हमने ये सीट्स जीती हुई हैं, हमारी ये रिजर्व सीट्स बनती हैं, ये रिजर्व सीट्स हमें दीजिए, उसके बाद आप सारे इलेक्शंस करवाएं। तो जैसे फॉर्म 45 को छोड़ के फॉर्म 47 पे उस तरह सीटों से जीते हुए बंदे को प्राइम मिनिस्टर बना दिएगा, वैसे ही शबकून मार के इसको इक्वेशन को ही, जो इक्वेशन सेट की गई थी बेसिकली नुमाइंदगी के हवाले से, उस सारे को इक्वेशन को चेंज करके सेनेट इलेक्शंस भी हो गए। और आपको याद हो बड़ी उजरत में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, बहुत उजरत में फटाफट कॉल किया गया असेंबली को और उसके बाद सारे मामलात किए गए, क्योंकि उनको भी पता था कि जिस दिन ये अंडू हो गया तो इक्वेशन ये नहीं रहने, क्योंकि ये काउंटेबल चीज़ है, ये कोई रॉकेट साइंस या फिजिक्स केमिस्ट्री का फार्मूला नहीं है, ये 2+2=4 है। सही। तो यहाँ तो इस तरह का होना है, तो इसका बड़ा इम्पैक्ट आना है इसके अंदर बहुत ज़्यादा आगे चल के। हुसैन साहब, अली बुखारी साहब के मुताबिक बड़ा इफेक्ट आना है इसका, और आज जो इनिशियल ऑर्डर है इसके मुताबिक हर चीज़ रुक गई है, स्टेटस को हो गई है। देखिए बात यह है कि इस हद तक तो बात उनकी ठीक है कि अगर इसको ऐसे ही लिया जाए जैसे अली बुखारी साहब कह रहे हैं तो काफी कुछ चेंज होगा, लेकिन एक डिफेक्टो डॉक्ट्राइन भी है और लीगली सेलिब्रेटेड प्रिंसिपल है जिसके तहत जो कुछ हो चुका है इसके साथ अगर पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन की बात करें तो मेरा ख्याल है कि ये फिलहाल मुश्किल है। ये फाइनल वर्डिक्ट आएगी तभी ये जिन चीजों के अपसेट होने की बात कर रहे हैं ये पॉसिबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये फाइनल वर्डिक्ट आएगी तभी इलेक्शन कमीशन जो है इस ऑर्डर की रोशनी में, फाइनल ऑर्डर की रोशनी में अपने मामलात को आगे लेके चलेगा। अभी इलेक्शन कमीशन जो है मेरा नहीं ख्याल कि इस इंटरम रिलीफ पे अपने चीजों को डिनोवो या मतलब इस ऑर्डर की प्रोबेटिव वैल्यू पे चीजें रिवर्स कर देगा, तो अभी वक्त नहीं है इसका। अगर सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है तो पंजाब, फेडरल और सेनेट इलेक्शंस, सर इनका क्या होगा, इनका क्या मुस्तकबिल है? फिर मैं अगर की बात करूं, अगर होता है तो अगर होता है तो फिर अली बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं कि ये काफी कुछ पूरी चीजों का कम्प्लेक्शन तब्दील हो जाएगा। बुखारी साहब, फॉर्म 45 वाले केसेस भी लगे हुए हैं, 10 से 12 जो आप लोग दावा करेंगे 10 से 12 सीटें हमें वहाँ से मिलनी है, तो क्लेम तो आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि 10-12
तो उससे फिर अगर ये चीज़ ऐड ऑन होती है तो क्या फ़र्क पड़ेगा फिर? देखिए, मैंने 10-12 वर्ड नहीं यूज़ किया। मैंने सबसे पहले तो अपनी सीट की बात की। आप तो 170 की बात कर रहे हैं। जी, 170। तो ऑब्वियसली 170 के अंदर हम अगर करें 10-12 तो नहीं होंगे, बात भाई वो ऑलमोस्ट 80+ सीट्स बन जाती हैं। अब तो पिटीशन फाइल हो गई। अब तो ये है कि आपकी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर पिटीशन फाइल हो गई, तो आपको काउंट करना बड़ा ईजी हो गया कि पहले अगर कोई रफ फिगर आ रही थी तो अब आपको कैलकुलेटेड फिगर्स आ गई आपके सामने। तो उसमें भी बड़ी अचीवमेंट हुई है जी। मैं खुद अपीयर हुआ इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल में, जस्टिस साहब के सामने, जो इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल का बना हुआ इस्लामाबाद की सीटों के हवाले से मेरी पहली पिटीशन थी। और आपने देखा कि उसमें बड़ा थॉरली उन्होंने हमें सुना। सारी जो हमने उनको डॉक्यूमेंट्स दिए, 6 वॉल्यूम्स मैंने पेश किए उनके सामने, 1000 पेज के मुताबिक सारे जो अपलोड किए इन्होंने। हमने ECP के जो इन्होंने फॉर्म 46, 45 जो इनके थे, कंपैरिजन ड्रॉ करके हमने जो अपने फॉर्म से सारे के सारे पेपर बुक्स बना के एविडेंसेस के साथ हमने किया और उन्होंने अपने ऑर्डर में रिप्रोड्यूस किया वो। और उसमें उन्होंने जो चीज़ हम डे फर्स्ट से कह रहे थे कि 8 फरवरी का इलेक्शन तो मैं जीता हूँ, 9 का कौन जीता आई डोंट नो। अब 9 फरवरी का जो जीता वो फॉर्म ले आए, आज तक वो फॉर्म नहीं है। तो उस पर मेरी बहुत बड़ी सक्सेस, हमारी पार्टी की सक्सेस, अवाम की सक्सेस, NA48 इस्लामाबाद की सक्सेस कि जज साहब ने उसके ऊपर, ऑनरेबल जस्टिस साहब ने कहा, जितने भी कैंडिडेट्स थे मेरे अगेंस्ट आ रहे थे उन सबको कहा जी आप 20 तारीख को आ जाए, सारे अपने फॉर्म 45 जमा करा दें कोर्ट के अंदर और अपीयर होकर अपना जवाब जमा करें। सो एडमिशन भी हुआ, उसके बाद उनको कॉल अप नोटिस भी गए और उसके बाद जो है क्योंकि उनको ऑलरेडी पेपर बुक्स में सेंड कर चुका था, अब ये है कि 20 तारीख को उनके रिप्लाई आने हैं। तो हमने भी देखना है यार कि ये जो फॉर्म 45 के बाद फॉर्म 47 वाले MNA साहब हैं, अब लगे होंगे डेफिनेटली। आज 3 दिन गुजर गए, अभी उनको 10-15 दिन और हैं उनके पास, बनाएं और पेश करें भाईजान। हम भी देखते हैं कि यार ठीक है, हमें सड़क पे फांसी लगा दो D चौक में यार, हम तो ओरिजिनल लेके बैठे हुए हैं, जिन्होंने दिए उनके एफिडेविट्स हमने साथ लगाए हुए। क्योंकि मेरा पोलिंग एजेंट बैठा हुआ है, वो जीता है, वहाँ से रिसाइन हुए, प्रेजाइडिंग ऑफिसर के साइन हुए, रिटर्निंग ऑफिसर के बाद प्रेजाइडिंग ऑफिसर आता है, फिर असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर आता है, उनके साइन हुए। मेरे अगेंस्ट 4-5 कैंडिडेट हैं, कोई TLP का है, कोई जमात इस्लामी का है, कोई इसकी तरह 47 फॉर्म वाला है, कोई आज़ाद है। उन सबके पोलिंग एजेंट्स बैठे, उन्होंने साइन किया, उन्होंने कॉपी सबको दे दी। अब देखना तो यह है कि हम जितने लोग बाहर बैठे हैं, 39 बंदे हैं मेरे अगेंस्ट, इन सबको उन्होंने तलब किया कि हम 39 के 39 में जितने कोई सीरियस कैंडिडेट्स थे आपके, जिनकी डबल फिगर्स में वोट्स हैं, या जो टॉप आपकी पार्टी के कैंडिडेट्स थे, इन सब के मैच करते हैं या नहीं। मेरे साथ तो लकली जो हमारे अगेंस्ट आज़ाद कैंडिडेट थे, मुस्तफा नवाज खोकर साहब, TLP कैंडिडेट थे चौधरी अजहर साहब, उन्होंने खुद पिटीशंस डाली कि भाई हमारा फॉर्म और फॉर्म 45 अली बुखारी का एक है, रात को ये जीता, हमने अपने स्पीकर में लोगों को शुक्रिया अदा किया और कहा जी अली बुखारी साहब जीत गए। ये सुबह कौन सा नया आ गया, सो उनको भी तलब कर लिया। तो होपफुली इंशाल्लाह पॉजिटिव साइड पे चीज़ें जा रही हैं। देखें, ये अली बुखारी की बात नहीं है बस भाई, ये अवाम की बात है, अवाम का मैंडेट है, उनका रिप्रेजेंटेटिव अंदर बैठेगा तो ये आटा बुरान, ये जो आपका गंदम बुरान है, ये हल होगा। जब एक बंदे को पता है यार मैं तो आ गया हूँ कहीं ऊपर से गिर गया हूँ आके, ना मेरे पास कोई अवाम का वोट है, ना मैंडेट है, ना मैंने कहीं बजाना है किसी के पब्लिकली प्लेसेस पे, ना किसी के जनाजे पे, ना किसी की शादी पे, ना किसी की खुशी में, ना मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं तो जीत के बैठ गया हूँ, तो भाई मैं बैठा हूँ टू हेल्प विद एवरीवन, ठीक है, जाने दे जहाँ भी जाता है। ये तो हमें पता है कि हमने लोगों को फेस करना है, हम लोगों की वोट लेकर आए, हमने उनकी इमानत का तहफ़्फ़ुज़ करना है, करना भी चाहिए। मेरी जगह आप या कोई और होता, वो हुसैन मुफ्ती साहब भी होता, तो वो यही कहता है यार मैं जीता हूँ, मेरे साथ इतने लोग खड़े हुए हैं, उनको लेकर आया हूँ मैं, तो ये तो प्रूफ तो करो यार, मैं लेकर आया हूँ, कुछ सुन तो लो यार हमारी। हुसैन साहब, ये फॉर्म 45 फॉर्म 47 वाला जो मामला है, आपको कोई हल होता नजर आ रहा है? ये मिलेगा इनको इंसाफ ट्रिब्यूनल से? देखिए, ट्रिब्यूनल में एविडेंस रिकॉर्ड होनी और ट्रिब्यूनल जो है वो एविडेंस की बुनियाद पर फैसला करेगा। अगर फर्ज करें कि जैसे PTI के बहुत सारे कैंडिडेट से ये क्लेम है कि उनके पास फॉर्म 45 है, फॉर्म 45 बहैसियत खुद या मतलब कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि ट्रिब्यूनल उस पर बिलीव करेगा। वो जिन जिन के उस पर दस्तखत हैं उन सबको बुलाएंगे, बुला के एविडेंस रिकॉर्ड होगी, एविडेंस के बाद फैसला होगा एंड इट विल गो अ लॉन्ग वे। ये इतनी जल्दी मतलब कि हल होता हुआ मामला नजर नहीं आता। आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अहम खबर आई है, बड़ी खबर है। एक हल्का जो है वो इसको बहुत ज़्यादा अपनी खुशियों में कन्वर्ट कर रहा है और इसकी दूसरी साइड के ऊपर इंटरप्रिटेशन हो रही है। हाफिज साहब, आप क्या कमेंट करेंगे आज जो इनिशियल ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मखसूस नशिस्तों के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बास भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब से रिजर्व सीट्स आई हैं
और 2 आर्टिकल्स डील करते हैं, आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और उसका आर्टिकल 6 का आर्टिकल 51(6) का ई है, और दूसरा जो है वो आर्टिकल 106 है जो आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज की रिजर्व सीट्स को डील करता है। अब इसके ऊपर प्लस माइनस के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स इस पे आती रही हैं स्पेशल सीट्स के हवाले से, वो विद इन पॉलिटिकल पार्टी या आउटसाइड पॉलिटिकल पार्टी रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर ये पहला केस इस तरह का आया है कि जो फर्स्ट इंप्रेशन का केस है। फर्स्ट इंप्रेशन का केस वो होता है अब्बास भाई कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रोपोजिशन को डिसाइड ना किया हो। अब वो जो प्रोपोजिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई है उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब फैसला अपना दिया था आर्टिकल 51 के नीचे कि अगर कोई पार्टी इलेक्शन जीत के आती है, उसकी कम से कम 1 सीट होती है, उसने किसी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ लिया होता है, तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है वो 3 दिन के अंदर उसे ज्वाइन कर लेते हैं, और जब वो ज्वाइन कर लेते हैं तो वो जो उस पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेंथ बनती है उस प्रोपोर्शन के हिसाब से उनको रिजर्व सीट्स मिलती हैं, चाहे वो वुमेन है चाहे वो आपकी मिनॉरिटीज हैं। और नेशनल असेंबली के अंदर 60 आपकी विमेन है और 10 आपकी रिजर्व सीट्स हैं। और ये डिवीजन जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो है अकॉर्डिंग टू एलोकेशंस ऑफ देयर प्रोपोर्शंस हो जाती है। अब पहली दफा ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर इस हिसाब से आपके जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आए बैक्ड बाय पीटीआई कि जिन्होंने एक सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट सेगमेंट था वो आपकी इस असेंबली का बने। जब वो उसके अंदर बने तो जिस पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया वो मेरा ख्याल है कि उनका एक लीगल बैड स्ट्रेटजी थी कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने ना इलेक्शन लड़ा है, ना उसके प्रेसिडेंट ने इलेक्शन लड़ा है, ना उसने अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट दी है चूंकि उसने लड़ाई नहीं है, और फिर उसने इस प्रोसीडिंग के दौरान भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आगे कंसीड किया कि हमने एज ए पार्टी के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ा। तो जब उस पार्टी को आप लेके आए तो लीगली, टेक्निकली और कॉन्स्टिट्यूशनली इस हद तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला ठीक था कि ये एंटाइटल्ड एसआईसी एंटाइटल्ड नहीं है। अगर पीटीआई बजाते खुद इस चीज के आती तो शायद एसआईसी से बेहतर केस बनता, चूंकि ये था कि उनका निशान तो गया है लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो है उनकी रजिस्ट्रेशन आज भी इंटैक्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। और देखा होगा आपने कि इन्होंने कई पॉलिटिकल पार्टीज को कहा, कभी ये चले गए उसके अंदर वाहदत मुस्लिमीन की तरफ चले गए, कभी एसआईसी के अंदर आ गए, कभी कुछ था, तो वो एक लीगल बैड स्ट्रेटजी थी। दूसरा उसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जिसमें पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन या जेयूआई या और मुख्तलिफ पार्टीज थी, मैं ये समझता हूँ कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था वो विदाउट रीजनिंग था और वो सस्टेनेबल नहीं था, चूंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये है कि आपको हिस्सा जो है आपकी प्रोपोर्शन के मुताबिक मिलेगा, जो आप डायरेक्ट इलेक्शन से जीत के आए हैं तो उसके मुताबिक अगर आप ज्यादा करेंगे तो वो ओवर एंड अबव है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका जिक्र किया। अब 5 मेंबर्स बेंच ने अब्बास पे उसका एक फैसला किया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंडोर्स किया। तो अब जब ये बात आई है तो जिस तरह आज आपने देखा कि पहले ये प्रपोज डेट इसकी 29 मई थी, फिर ये 8 को इससे फिक्स होना था, फिर ये अब आप देखें कि 6 को ये फिक्स हुआ, और आज जो है फेडरेशन को भी नोटिस गए, हालांकि फेडरेशन पार्टी नहीं थी, पहले सुबह हियरिंग हुई, फिर 11:30 बजे आया और जजेस ने अपना माइंड जो है वो डिस्क्लोज किया इसके अंदर कि चूंकि ओवर एंड अबव जो है वो आपका जो सेक्रेड आपका ट्रस्ट है, राइट ऑफ वोट है या लोगों का वोट है, उसके ऊपर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो अब उसके लिए जो उन्होंने लीव ग्रांट की है, मैं समझता हूं कि 2 चीजें अब इसके अंदर आएंगी। एक तो इसके अंदर ये आएगा कि ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है ये सस्टेन नहीं करेगा और ये सीट्स जो हैं ये फर्स्ट स्टेज के ऊपर वेकेंट रहेंगी। अब दूसरा उसके अंदर ये आता है कि क्या एसआईसी एंटाइटल्ड है या नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आपने स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की है और उसके मुताबिक ये कहा है कि दूसरी पार्टीज को नहीं जा सकती, तो फिर उसी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 के अंदर ये है कि सिर्फ उस पार्टी को मिलेगी जिसने इलेक्शन लड़के आया है। और जहां तक ये बात है कि ये वैकेंट्स रहेंगी, तो मैं ये समझता हूं कि अब्बास ओरिजिनल जो आपका हाउस है वो है 266 का, जो आपके डायरेक्ट इलेक्शन लड़के आते हैं, बाकी ये आपकी रिजर्व सीट्स हैं और वो जो रिजर्व सीट है वो है ओवर एंड अबव। तो उसके ऊपर ये कहना कि जी वो खाली नहीं रहनी चाहिए या वो खाली होंगी तो उसका हाउस इनकम्प्लीट होगा, तो मैं ये समझता हूं कि जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर जाएंगे तो ये आर्ग्यूमेंट जो है वो नहीं आएगा। तो पहली स्टेज ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो आज लीव ग्रांट उनके खिलाफ आया है, यही फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आएगा और अब इसको डिफेंड करना इलेक्शन कमीशन को या और जो इसके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं या इंटरेस्टेड पार्टीज हैं जिनको रिस्पोंडेंट बनाया है,
उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग आएगा इस चीज के अंदर, जो 3 जून से उसकी हियरिंग आएगी। और जहां तक दूसरी सिचुएशन है, उसके अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट ये तय करती है कि नहीं SIC को जाएगा, तो मैं ये समझता हूं कि फिर वही मामला आएगा जो आर्टिकल 63A के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन का, और जिसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म आया। हाफिज साहब सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जो कि आज पेशावर हाई कोर्ट का फैसला उन्होंने मुअत्तल किया है, एक पार्टी के हक में आ जाता है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा पंजाब सेनेट इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, या आगे आप क्या देखते हैं क्या होगा? जो आज अब्बास फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसने दोनों ऑर्डर्स को सस्पेंड किया है। एक उन्होंने पहला इलेक्शन कमीशन को सस्पेंड किया और दूसरा पेशावर को सस्पेंड किया। तो उसकी बुनियादी वजह यह थी कि इलेक्शन कमीशन का जो पहला ऑर्डर था वो तो पूरे पाकिस्तान के अंदर कंप्लायंस उसकी आई है ना, उसकी कराची में भी आई, उसकी लाहौर में भी आई, उसकी कोयटा में भी आई। प्रॉब्लम आई थी पेशावर की हद तक, चूंकि वो पेशावर की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन उस हद तक थी, और उसके अंदर जो सीट्स थी आपकी विमेंस की, चाहे वो आपकी नेशनल असेंबली थी, मिनॉरिटीज थी, या उसके बाद आपकी जो प्रोविंशियल असेंबली की सीट थी, उस हद तक था। अब ये है कि उसके अंदर जो सारी चीजें जिन्होंने ओथ लिया था वो भी रिवर्स पोजीशंस पे चले गए हैं, यानी कि दे विल नॉट कंटिन्यू एज अ मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली और द नेशनल असेंबली थ्रू आउट पाकिस्तान। और दूसरा उसके अंदर ये है कि जो एक और इंपॉर्टेंट इस चीज के अंदर आया है कि ये जो इसका है कि 2 चीजें इसके अंदर आई हैं, एक तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन आया है और एक जो सेनेट के इलेक्शंस आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन डिटेल्स के अंदर जाके आएगा, चूंकि उससे भी जो आपका जो परसेंटेज है, अगर तो वो मेजर उसके अंदर चेंज आया है, और मेरा ख्याल ये है कि कराची और लाहौर और कोयटा के अंदर ये कम आया है, चूंकि कोयटा के अंदर तो SIC है ही नहीं है, लाहौर के अंदर भी माइनर है, और इन्होंने आपस के अंदर एग्रीमेंट कर लिया, आपने देखा कि इन्होंने आपस में बांट ली। और कराची के अंदर भी इनका ना बेसिक जो थी वो आपका पेशावर था, और पेशावर का भी इंपैक्ट ये आएगा कि अगर ये लोग जो है कंटिन्यू नहीं करते, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर वो सेनेट के इलेक्शंस को अनाउंस करता है, और मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली अब इस पे प्रेशर आएगा, तो उससे होगा ये कि जो PTI की जो सीट्स जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इंटैक्ट रहेंगी, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को उसका एक डिसएडवांटेज आएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अब्बास शबीर को इजाजत दीजिएगा, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।